हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, भाई सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई क्या है ऑर्गेनिज्म, क्या है पॉपुलेशन, क्या है बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है। ठीक है, आप सब चैप्टर्स पढ़ते होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सब जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे मिलकर बना है भाई, हम जब जानते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम करें तो यहाँ से किसकी शुरुआत हो जाएगी, जो बायोलॉजी है उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, आपकी बायोमोलिक्यूल्स से। ठीक है ना। फिर देखते हैं सेल्स है, देन टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल सिस्टम, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम्स, ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें धीरे धीरे इनको पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉपुलेशंस में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको हम लेके चलते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है ना, पॉपुलेशन हम किसको बोलेंगे, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है ना, यानी कि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया है, पॉपुलेशन बोल दिया, इन एन एरिया। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इन एन एरिया, प्रेजेंट इन एन एरिया। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं उनको हम क्या बोल देंगे, वहाँ की पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं तो वो इंडिया की पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की बात करें, यानी कि जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे हैं उनका जो ग्रुप है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, पॉपुलेशन बोल दिया। ठीक है, अब ये सेक्सुअली भी हो सकता है और ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन तो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम पॉपुलेशन नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन में आ जाते हैं आपका। ठीक है, जैसे रेड्स हो गया, इनड्वेलिंग, टीकूड हो गया, एक फॉरेस्ट में टीकूड के कितने प्लांट हैं तो वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन हो गई। लोटस प्लांट इन पॉन्ड, तो प्लांट जो पॉन्ड है उसमें लोटस की पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, रोल ऑफ पॉपुलेशन इन इवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से जो पॉपुलेशन है उसमें भी क्या होते जाते हैं, इवोल्यूशन होते रहते हैं, कि हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं समय के साथ। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाती है, कम्युनिटी की हम बात करते हैं। अभी जैसे हमने पॉपुलेशन के बारे में बात करी है तो इसी पे आते हैं थोड़ा सा यहीं पर। अब जैसे पॉपुलेशन की बात करी हमने, तो अब मैं बोलती हूँ कम्युनिटी। पॉपुलेशन में तो मैंने बोल दिया भाई कि एक ही, क्या है, एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रुप। ठीक है ना, उसको हमने बोल दिया। अब जो कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी में क्या होता है, जितने भी लिविंग स्पीशीज है, कम्युनिटी का मतलब हो गया ऑल लिविंग स्पीशीज, ऑल लिविंग स्पीशीज इन एन एरिया, यानी कि एक एरिया में रहने वाली जितनी भी लिविंग स्पीशीज होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, अगर मैं इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ तो इकोसिस्टम में क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, यानी कि यहाँ पर हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, यानी कि लिविंग का इंटरेक्शन, नॉन लिविंग का इंटरेक्शन दोनों का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लस नॉन लिविंग, इनका इंटरेक्शन है। ठीक है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना भैया, प्लांट्स है तो वहाँ पर रॉक्स भी हैं, धूप सनलाइट भी है, ठीक है ना, वाटर भी है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग का क्या होता है, इंटरेक्शन, जिससे क्या बनता है आपका इकोसिस्टम
बनता है, ठीक है। और वहीं ऐसे अगर हम बायोम की बात करें तो बायोम क्या है, बहुत लार्ज एरिया है, उसका अपना खुद का क्लाइमेट होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ। बायोम क्या हो गया आपका, वेरी लार्ज एरिया, वेरी लार्ज एरिया, ठीक है ना, जहाँ पर उसका खुद का क्लाइमेट भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बायोस्फीयर, यानी कि आप पूरे 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 ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करें तो उसको हम क्या बोलते थे आपके, बायोस्फीयर, ठीक है। अब मतलब पॉपुलेशन वर्सेस इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। तो अब भाई एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जाएंगे हम, इसको उस चीज़ में लेके चलेंगे। अनलाइक इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस बर्थ एंड डेथ्स, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये चीज़ें बताने की कोशिश करी गई है कि अगर मैं सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ तो वो इंडिविजुअल की उसमें रेट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन में क्या चीज़ अलग होती है, जैसे सिंगल पर्सन है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बर्थ रेट नहीं होगा, मेरा डेथ रेट नहीं होगा, ठीक है। मैं एक बार ही पैदा हो सकती हूँ, एक बार ही मर सकती हूँ, बट तो लेकिन पॉपुलेशन में ऐसा नहीं होता। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बर्थ रेट की बात करते हैं, डेथ रेट की बात करते हैं, ठीक है। और जिसको मेज़र किस में करा जाता है, पर कैपिटा में मेज़र करा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल में, 8/20 लोटस प्लांट रिप्रोड्यूस एंड द बर्थ रेट इज 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, यानी कि जैसे अभी हमने बोला ना, हम पर कैपिटा में बात कर रहे हैं। अब भाई 20 लोटस की बात हो रही है यहाँ पर कि 20 लोटस है, ठीक है। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, ठीक है, ये आगे भी आएगा, अभी हम देख पाएंगे इसको। अब अभी 20 लोटस थे, ठीक है ना, ठीक है। तो इनका जो बर्थ रेट आया वो क्या आया आपका, 0.4। अब जिसमें से 8 ने क्या कर दिया है, रिप्रोड्यूस किया, यानी कि उनके क्या हो गए, ऑफ स्प्रिंग हो गए, ठीक है। 8/20 प्लांट रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, यानी कि पहले कितने थे, 20 थे, फिर 8 ने रिप्रोड्यूस किया, उनके बच्चे तो 8 ऐड हो गए उसमें, 20 तो पहले ही थे, 8 ने रिप्रोड्यूस किया, तो कितने हो गए, 28 पॉपुलेशन हो गई उसकी करंट, ठीक है। अब बर्थ रेट मुझे निकालना है, तो 8 वो थे जो जिन्होंने रिप्रोड्यूस किया था, जो नए जुड़े थे, और पहले कितने थे आपके, 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 0.4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल के लिए ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, सेक्स रेशियो होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सिंगल में तो ये सब नहीं होगा, भाई मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल ही हूँ ना, वहाँ पर ये नहीं होगा कितने परसेंट फीमेल कितने परसेंट मेल, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूशन है आपके, सॉरी एट्रीब्यूट्स है पॉपुलेशन की, जैसे सेक्स रेशियो है तो पॉपुलेशन में कितने, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती है ना। 100 लोग हैं, अब मुझे नहीं पता उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई मेरी तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एज है, लेकिन पॉपुलेशन में सबकी तो फिक्स्ड नहीं होगी, कोई 10 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 80 साल का भी होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज भी अलग होता है, सब में सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं होते। छोटी से छोटी पॉपुलेशन 10 लोगों की भी पॉपुलेशन हो सकती है, 1000 लोगों की भी पॉपुलेशन होती है, अरबों करोड़ों लोगों की भी पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, अब हाँ ये है मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये होता है ना कि हर उसको आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। अभी आते हैं इसके ऊपर, भी यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे बर्थ रेट में तो हमने क्या बोल दिया, कुछ चीज़ें हमें जो ध्यान रखनी होती है वो है आपका, जैसे बर्थ रेट, बर्थ रेट, तो बर्थ रेट का मतलब क्या हो गया, कितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, तो बर्थ रेट क्या हो गया, पर कैपिटा पर हेड, पर कैपिटा बर्थ रेट क्या हो गया, जो न्यूबॉर्न्स हैं, ठीक है ना, पर कैपिटा कितना रेट बढ़ रहा है आपका, ठीक। सेम ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं ना इसको, डेथ रेट, ठीक है, यानी कि पर कैपिटा डेथ कितनी हो रही है, ठीक है, पर कैपिटा डेथ कितनी हो रही है, ये चीज़, ठीक है, ठीक है ना। अब वही सेम एग्जांपल की, भाई पहले 40 लोटस थे, जिसमें से कैसे हो गए, 4 क्या हो गए, मर गए, ठीक है। तो अब डेथ रेट क्या होगा, पहले कितनी थी, 4/40 हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 0.1, तो इस तरीके से डेथ रेट निकल जाएगा। फिर जैसे हमने बोला सेक्स रेशियो, जिसकी अभी हमने बात करी थी, तीसरा, ठीक है, चौथा कि कितने उस पॉपुलेशन में कितने मेल कितने फीमेल है,
ठीक है ना, मेल और फीमेल का रेशियो जो हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, फिर आ जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी भी अभी हमने बात करी थी कि भाई अगर एक पॉपुलेशन की बात हो रही है तो उसमें सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब सेम एज के नहीं होंगे, सबकी एज क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जो एज ग्रुप है, ठीक है, उसमें कितने परसेंट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप में है, प्री रिप्रोडक्टिव में है, रिप्रोडक्टिव में है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव में है, ये चीज़ें। ठीक है, अभी हम आएंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, अब जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हमने बात करी तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रेजेंस। ठीक है ना, जैसे हमने बोल दिया कि अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, एक गिवन टाइम में, इतने समय में हो रहा है करके। ठीक है, तो अब जैसे मेरे को पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है, टोटल नंबर्स परसेंट कवर, ठीक है, और बायोमास। हाँ, अब एक ये एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, इस पे भी हम अभी बात करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। ठीक है, तो अगर मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी लिख दिया है यहाँ पर तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन एरिया, कि उस एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, ठीक है ना, ये हमने बात करी। अब दूसरा आ जाता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। अभी इसके ऊपर भी हम आएंगे। अभी रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है कि जहाँ पर आप एब्सोल्यूट नंबर नहीं ले सकते। ठीक है ना, अब भाई जैसे फिशेस की बात कर रहे हैं हम, तो अब सी में जाके आप फिश काउंट तो नहीं करेंगे कि इसमें पूरी कितनी फिशेस होंगी, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक छोटे से एरिया को ले लेंगे, उसमें के फिशेस को जो है एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया, उसी का एक छोटा सा एरिया ले लेंगे या छोटा सा कुछ एरिया ले लेंगे जिसमें हम देख पाएंगे या काउंट कर पाएंगे कितनी फिशेस है, तो उस बेसिस पे हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, जैसे फिश कॉट पर ट्रैप, यानी कि अगर हमने इतने एरिया में एक ट्रैप डाला है तो इसमें इतनी फिश हो गई हैं, तो फिर उसी अकॉर्डिंग क्या करा, जैसे सपोज 10 लिया है तो 10 से 20 लेंगे, 20 से 30 लेंगे, 40, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट सेम नंबर नहीं होगा, हो सकता है मे बी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सके। ठीक है, हो जाए। ठीक है, अब क्या है दूसरी चीज़, अब कभी कभी क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन है, ये जो अभी ऊपर वाली लाइन है, ठीक है ना, तो अब हर वक्त तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत एक्यूरेट हो। ठीक है ना, तो अब जैसे इसमें क्या लिया है कि जो बेनियान ट्री है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 200 कैरेट ग्रास प्लांट वर्सेस सिंगल बेनियान ट्री विथ लार्ज कैनोपी, ये चीज़। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, अलग है। ठीक है ना, तो ये बायोमास के ऊपर है कि कितना कवर करता है, वो कितने बायोमास को कवर करता है, कितना उस पर असर पड़ता है। ठीक है, अब जैसे एज पिरामिड की बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं एज पिरामिड में, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो इसको समझेंगे हम, इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि 3 चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, 3 चीज़ें है ना, कि भाई एक तो हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है आपकी, एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंडिंग है यानी कि बढ़ रही है। दूसरा में क्या है, स्टेबल है, और तीसरे में क्या है आपकी, डिक्लाइन है। ठीक है, तो अब जैसे मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ कि उसमें बढ़ रही है या घट रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखो अभी हमने बोला 3 चीज़ें होती है आपका, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो अगर मैं प्री रिप्रोडक्टिव की बात कर रही हूँ तब तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है। तो जैसे मैं आपको अभी, जैसे येलो वाली जो लाइन दिख रही है ना इसमें,
जैसे ये है, तो ये कौन सी कह सकते हैं हम इसको फेज प्री रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर लिखा नहीं है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये है आपकी प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये भी प्री रिप्रोडक्टिव। अगर आप इसमें देंगे तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, ज़्यादा है। ये है आपके रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और एक क्या होंगे आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और एक क्या होंगे आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे इस वाले में तो इसमें क्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो क्या है, ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव इज ग्रेटर देन रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो रिप्रोडक्टिव के क्या है, बराबर है, इसलिए इसमें जो पॉपुलेशन है वो कैसी रहती है, आपकी स्टेबल रहती है। और जब भी कभी ऐसा होगा जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो अगर कम होंगे, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर अगर कम होगा रिप्रोडक्टिव से, तो जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, कम होते हैं, और रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए प्री रिप्रोडक्टिव क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए अगर पॉपुलेशन को एक्सपेंड करना है तो, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के एज पिरामिड्स बन जाते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। जैसे ये वाला ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं हम इसको, ये बन जाता है आपका ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ये बन जाता है आपका ट्रायंगुलर, ठीक है। ये दूसरा बन जाता है आपका बेल शेप, ठीक है, बेल शेप्ड, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तीसरा बन जाता है लट्टू के आकार का बन जाता है। तो ये अलग अलग शेप के बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे उसमें पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल हो जाएंगे वहाँ पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। जहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी डिक्लाइन करती है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एज पिरामिड्स, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन साइज चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू द फैक्टर लाइक, अब भाई ये हम सभी जानते हैं कि जो पॉपुलेशन की साइज है वो चेंज क्यों होती रहती है समय के साथ, क्योंकि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि भाई फूड अवेलेबिलिटी कैसी है, प्रेडेशन प्रेशर है, एडवर्स वेदर कंडीशन है, हर चीज़, एवरीथिंग, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग फैक्टर्स, अब आ जाता है नेटेलिटी। फिलहाल अभी हमने बात करी थी जिसमें बर्थ एक पीरियड है, ठीक है, एक टाइम पीरियड है, उसमें जितने भी बर्थ हो रहे हैं, जो लोग पैदा हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निटेलिटी बोलते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, ठीक है। इमिग्रेंट्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज एंटरिंग द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। यानी कि कोई दूसरी जगह से हमारे हैबिटेट में आ गया तो उसको हमने क्या बोल दिया है, आपका इमिग्रेशन, ठीक है। और एक ई माइग्रेशन हो गया जिसमें लोग छोड़कर जाते हैं, मतलब आप शिफ्ट हो गए, मतलब हमारे पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में चला गया है, ठीक है ना। इमाइग्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लीविंग द हैबिटेट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है ना। अब जो आपका नेटेलिटी है, ठीक है ना, यानी कि तो बर्थ रेट है, अब जैसे बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट से पॉपुलेशन, जब बर्थ होगा किसी का तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और कोई आएगा इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और वहीं अगर किसी की डेथ होती है और दूसरा इमाइग्रेशन होता है तो उसमें जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी घटेगी, डिक्लाइन होगी, ठीक है। तो डेथ होने में पॉपुलेशन घटेगी, और जो हैबिटेट को छोड़कर जाएंगे, जो लोग यहाँ से छोड़कर दूर जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो उसमें देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t1 इज गिवन एन टी प्लस बी आई, यानी कि बी का मतलब इसमें बर्थ रेट से है, इमिग्रेशन से है, फिर माइनस डी डेथ रेट और इमाइग्रेशन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पर एन टी जो है इसका मतलब क्या हो गया,
एनटी का मतलब हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। ठीक है, तो एनटी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। ठीक है, ठीक है। और बी का मतलब क्या हो गया? बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ। अगर हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये है जो, इसका मतलब हो गया पॉपुलेशन एन टी प्लस वन का मतलब हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन। एन टी का मतलब हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। ठीक है, और बी हो गया इसमें आपका, बी का मतलब हो गया बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट। आई का मतलब क्या हो गया? इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स, जो इमिग्रेंट्स होंगे उनका रेट, किस रेट से आ रहे हैं। ठीक है, फिर डी का मतलब हो गया डेथ रेट, डेथ रेट। ठीक है, ई का मतलब हो गया एमिग्रेंट्स का रेट क्या है, जाने वालों का जो संख्या है वो कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस पर क्या डालती हैं? असर डालती हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो हम इसको एक एग्जाम्पल के उस पर भी समझ सकते हैं। अगर फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, आप सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोल दिया भाई कि मुझे ये दे दिया इन्होंने ऑप्शन कि अब मुझे निकालनी है। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है एट टाइम टी प्लस वन, एन टी प्लस वन, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एन टी मुझे सपोज दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एन टी में, मान लेती हूँ सपोज 40 मैंने लिखा है। ठीक है, और ऐसे ही बी है, बी सपोज में लिख लेती हूँ 4। डी की मैं बात करूँ, मैंने लिख लिया 2। और बर्थ हुआ 4 लोगों का, डेथ 2 लोगों की हो गई। आए इमिग्रेंट्स में लिख लेती हूँ 9 लोग आए, और एमिग्रेंट्स में मैं लिख लेती हूँ इसमें लिख लेती हूँ मैं 4। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया? अब मुझे वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो एन टी की जगह पे क्या आ जाएगा? 40। फिर बी की जगह पर 4 प्लस 9। ठीक है, फिर माइनस डी की जगह पर क्या आ जाएगा? 2। देन ई की जगह पर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, 9 4 13 माइनस 6। ठीक है, टी प्लस ई था ना, हाँ, माइनस 6 हो जाएगा, 4 2 6, हाँ ठीक है, -6। उसके बाद हो जाएगा आपको 40 प्लस 7, तो 47। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यही अगर हम ग्रोथ की बात करें, देखो ये सब चीज़ों पे अभी हमने जो बात करी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो किस पर डिपेंड करती है, ये देखो यहाँ से ये निकल रहा है, इसमें एरो बाहर है, इसमें एरो अंदर है, यहाँ पे आ रहे हैं, नेटेलिटी में भी यहाँ अंदर आ रहे हैं, इन दोनों में क्या हो रही चीज़ें? बाहर जा रही हैं। ठीक है, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है बारी ग्रोथ मॉडल्स की, जिसमें दो है आपके, एक है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी क्या है आपकी? लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, वो यहाँ पे दिया होगा दोनों, इसी में हम इसको समझ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है? चीज़ें पावर में बढ़ रही होती हैं। ठीक है, किस में बढ़ रही होती है? पावर में बढ़ रही होती है। ठीक है, यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि यहाँ देख सकते हैं हम, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन, पॉपुलेशन कैन रीच इनॉर्मस डेंसिटी क्विकली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। इसके कहने का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन, मतलब अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज दिए जाएं तो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली क्या होती चली जाएगी? बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है कि अगर कंटिन्यूसली फूड दिया जाए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हो, तो जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूसली बढ़ती ही रहती है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या बोला? पावर में बढ़ती है, तो अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही है ऊपर तक। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है? फूड इन अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। ठीक है ना, ठीक है।
यानी कि 2 लोग थे, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते क्या होती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, यहाँ पर जो RT है ये क्या है आपका, ये एक्चुअल में पावर में लिखा हुआ है, यहाँ पर को जो रेट लिखा हुआ है वही है ये भी। कहाँ गया इनका फॉर्मूला, हाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, सीधा ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें। तो जैसे जो बुक में दे रखा है आपकी वो ये है, dn/dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी, ठीक है, इंटू n, जो फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, जहाँ पर इसका मतलब है रेट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बाद में इसको क्या कर दिया था, dn/dt इज इक्वल टू RN कर दिया था। ठीक है, ठीक है। बाद में फिर ये इसका जो दूसरा इक्वेशन निकाल दिया, NT में क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, 0 टाइम पर क्या पॉपुलेशन थी, फिर इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की रेट क्या था, R। ठीक है ना, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, अब आ जाता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। अगर मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने बोला है कि भाई ऐसा नहीं होता, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो कैसे हैं आपके, लिमिटेड है। ठीक है, सोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, जिस वजह से क्या होता है, कंपटीशन पैदा होता है। ठीक है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल बेस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट और मोस्ट एफिशिएंट इन रिसोर्सेज यू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो कहने का मतलब ये है कि और जो उस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा फिट रहेगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। इसमें क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम रीच कहाँ तक पहुँच सकता है ऑर्गेनिज्म, अब उससे ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता। ठीक है, और इसीलिए इसको वर्ल्ड स्पर्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यही है। ठीक है, तो मेन क्या हो गया आपका, यही समझना है आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम रीच, अब इसके बाद नहीं हो पाएगा भाई, इतना ही जा सकता है, मतलब रिसोर्सेज यहाँ से आगे नहीं है, यहाँ पे आगे रिसोर्सेज क्या हो गए, मैक्सिमम लिमिट रीच हो चुकी है। ठीक है, एक जंगल में अगर 50 हाथी रहते हैं या, ठीक है, तो 50 ही रह पाएंगे, उससे ज़्यादा उस जंगल में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में स्लोली बढ़ती है चीज़, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी लैग फेज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर फिर एकदम से और इंक्रीज होती है तो इसको हम बोलते हैं लॉग फेज, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसलेरेशन फेज। फिर एक टाइम पर आगे थोड़ी सी क्या हो जाती है आपकी, स्टेबल होने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यूस, यहाँ से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई और यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ती चली जा रही है, यहाँ कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे आगे ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये सिग्मॉइड है आपका, एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और ये क्या है आपका, जे शेप्ड कर्व। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, भाई जाहिर सी बात है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है वो, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी उसके अंदर ज़रूरी है, तभी तो वो जिंदा रहेगा और अपनी रिप्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो डार्विन ने भी ये कहा था कि उसके स्पेसिफिक हैबिटाट में जो जितना ज़्यादा अपनी फिटनेस को इवॉल्व कर पाएगा हैबिटाट के अकॉर्डिंग, वही उसमें सर्वाइव कर पाएगा ना। ठीक है, इसलिए सबकी अपनी अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे सम ब्रीड वंस इन अ लाइफ टाइम, कोई पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करता है, जैसे पैसिफिक सालमन है, बैम्बू है, ये पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही ब्रीड करते हैं। कुछ होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, मैमल्स। ऑफस्प्रिंग का साइज नंबर ये भी अलग होता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज है भाई जिनमें प्रेडेशन का खतरा ज़्यादा होता है या जिनकी लाइफ टाइम कम होता है, तो आप देख पाएंगे कि उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो छोटा होता है और वो बहुत सारे नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर है, ठीक है, पेलेजिक फिशेज हैं, तो ये क्या करती है, बहुत सारे नंबर में ऑफस्प्रिंग पैदा करती हैं। ठीक है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम नंबर में ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, लार्ज लेकिन साइज बड़ा रहता है।
ठीक है। ये छोटे साइज़ के बच्चे पैदा करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। इनके उसमें क्या रहता है, बच्चे का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता है लेकिन कम नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बर्ड्स है, मैमल्स है। अगर ह्यूमन की बात करें तो वंस इन एक बार में एक ही बच्चा पैदा हो सकता है, मैक्सिमम चलो ट्विन हो गए। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शन है। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं, देखो अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। पहले समझ लेते हैं इसको। अमेंसलिज्म यानी कि देखो माइनस का मतलब हो गया जहाँ पर नुकसान होता है किसी को। ठीक है, हार्म है। ठीक है, इसमें इसको ना तो बेनिफिट है ना कोई नुकसान है, इसमें इसको बेनिफिट है। ठीक है, अगर हम अमेंसलिज्म की बात करें तो इसमें एक को नुकसान होता है लेकिन एक पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, म्यूचुअलिज्म की बात करें तो दोनों को फायदा होता है भाई। ठीक है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कमेंसलिज्म की बात करेंगे तो एक को फायदा होता है लेकिन एक पे कुछ असर नहीं होता, ना उसको फायदा होता है ना नुकसान होता है। ठीक है, कंपटीशन की बात करेंगे तो दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को क्या हो जाता है, नुकसान होता है। प्रेडिशन की बात करेंगे तो एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है। भाई जो प्रेडिशन कर रहा है, जो प्रे है, उसको तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, जो शिकारी है उसको फायदा हो जाएगा लेकिन जो शिकार है उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसमें। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, अब आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले प्रेडेशन के ऊपर। एनर्जी ट्रांसफर विदाउट हर्बीवोर्स। ठीक है, विदाउट एनिमल्स टू कंज्यूम प्लांट, एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वुड नॉट ट्रांसफर टू द हायर ट्रॉपिक लेवल। तो अब इस सबके अपने अपने रोल है ना, प्रेडेशन के, प्रेडेटर्स के। ठीक है, तो हर्बीवोर्स एक्ट एज कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ये काम कर रहे हैं ना कि जो प्लांट की जो एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं, हायर ट्रॉपिक लेवल तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, और हालांकि ऐसा नहीं कि प्रेडेटर का कोई रोल नहीं। प्रेडेटर का रोल क्या है कि भाई वो पॉपुलेशन को क्या करके रखते हैं, इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना। ठीक है, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। अगर हम एक जगह से, अब एक जंगल में शेर है, ठीक है, जो मार के खा रहा है जैसे इसमें दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इस शेर को यहाँ से हटा देंगे तो वहाँ पे जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ बढ़नी लग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है, रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज, मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, ये चीज़ें मेंटेन करके रखने का काम भी होता है। ठीक है, प्रेडेशन में तो ऐसा नहीं है कि हमेशा खराबी है, कुछ बेनिफिट भी रहेंगे प्रेडेशन के। ठीक है, ठीक है। जैसा एक फिश का एग्जांपल था कि वो रॉकी पैसिफिक कोस्ट के आसपास रहती थी, पत्थरों में वो फिश। जब वो वहाँ पर प्रेडेटर की तरह काम कर रही थी, बट जब वहाँ से उसको हटा दिया गया तो उसमें से बहुत सारी इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज ऐसी हो गई जो विलुप्त हो गई। ठीक है, ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज स्प्रेड रैपिडली इन न्यू एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स। यहाँ सही बात है, कुछ ऐसी स्पीशीज जो फायदेमंद नहीं है लेकिन नहीं, प्रेडेटर नहीं होने की वजह से वो फैलती चली जाती हैं। जैसे प्रिकली पेयर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग है कैक्टस फीडिंग मोथ। तो कैक्टस फीडिंग मोथ को फिर लाया गया वहाँ पर, ये फैलने लगा होगा इसलिए, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल किया, इसने हेल्प करा। प्रेडेटर प्रूडेंट बिहेवियर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे बाय प्रेडेटर कैन लीड टू प्रे एक्सटिंक्शन। हाँ, ये हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रे का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा प्रेडेटर के द्वारा तो फिर हो सकता है वो प्रे क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, प्रे डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर। ठीक है, तो ये अलग अलग अपनी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म, कैमोफ्लाज के थ्रू, पॉइजन स्पीशीज। ये ऐसा नहीं है कि प्रे जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी वो मेथड्स अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कैमोफ्लाज, अपने कलर को वो लोग चेंज कर लेते हैं ताकि पहचान में ना आ सके। ठीक है, कुछ पॉइजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ मोनार्क बटरफ्लाई, तो ये करती है। ठीक है, तो अब ये ऐसे आता है इसके अंदर कि जैसे कोई वीड खा लेती है, पॉइजनस वीड अपनी कैटरपिलर, उसमें तब इस वजह से पॉइजनस हो जाती है। हर्बीवोर्स एज प्लांट प्रेडेटर, 25% ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफेगस फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड
पार्ट्स, ठीक है। हाँ, थॉर्न्स एंड असिशिया एंड कैक्टस, ठीक है, ये भी अपना हर्बीवोर से प्लांट के अंदर काटे हैं तो जाहिर सी बात है और एनिमल उसको टच नहीं करेगा, फिर बचाने के काम करता है, तो प्रोटेक्टिव होता है। केमिकल डिफेंस है, ठीक है, तो हालांकि वो अपने आप को बचाने के लिए केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है ना। अभी कमर्शियली अभी उनका इस्तेमाल करने किया जाने लगा है ह्यूमन के थ्रू भी, जैसे निकोटीन, कैफीन, कोनीन, ठीक है, ओपियम, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अब करा जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा जाता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हो गया भैया, नेगेटिव नेगेटिव वाला जो हम कहते हैं, ठीक है। तो डार्विन ने बात करी थी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की। हालांकि कंपटीशन ज़रूरी नहीं कि इंटर स्पेसिफिक ही हो, कभी कभी कंपटीशन बहुत दूर दूर का भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो क्या होता है जनरली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में ही कंपटीशन होता है, ठीक है, क्योंकि सोर्सेज लिमिटेड है। अब भाई गाय घास खा रही है, भैंस घास खा रही है, दोनों को घास ही खाना है, तो वहाँ पर वो दोनों कम्पीट करेंगे, ठीक है। अब घास थोड़ा ही है, ठीक है, तो वहाँ पे तो लड़ाई होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी आपस में कम्पीट करती हैं, ठीक है। जैसे फ्लेमिंगो है और फिशेस है, अभी किसके लिए लड़ रही हैं, जू प्लैंक्टन के लिए। तो जबकि अब फिश और फ्लेमिंगो दोनों की स्पीशीज़ क्या हैं, अलग हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरे डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं वो, तो फिर भी उनके बीच में कंपटीशन है, किस चीज़ के लिए, जू प्लैंक्टन्स के लिए, ठीक है। अब एक आ जाता है आपका इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैन प्रेजेंस ऑफ वन स्पीसीज रिड्यूस द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ अनदर इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इसमें, कि जो इंटरफेरेंस कंपटीशन होता है इसमें क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जैसे क्या था कि घास का मैदान है, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें रह रहा है एक टोटॉइज रह रहा है, वो उस घास के मैदान में रह रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर अगर बकरियाँ ला दी जाएँ तो बकरियाँ क्या करेंगी, बहुत फटाफट घास खाएंगी, जिससे क्या हो जाएगी, उससे क्या होगा कि जो आपका ये टोटॉइज है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो गोट की फीडिंग हैबिटाट की वजह से क्या हो गई है, उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, ठीक है। हम्म, हाँ, जैसे ये रहा एग्जांपल, देखो ये लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एक्सक्लूजन। हाँ, एबिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्शन इन गैलापागोस आइलैंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स ड्यू टू गोट्स ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, जो आपका एबिंगडन टॉर्टोइज था वो क्या हो गया, गैलापागोस आइलैंड से क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। जबकि उससे ऐसा कुछ लेना देना नहीं था, वहाँ पर बहुत हायर अमाउंट में फूड था, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरासिटिज्म के ऊपर, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म में भी क्या होगा, एक को तो बेनिफिट होगा लेकिन दूसरे को क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फ्री लोडिंग एंड मील्स, ठीक है। अब बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, जैसे हॉर्स स्पेसिफिक पैरासाइट है, ठीक है ना। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं ना, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। अब जैसे क्या था आपका टीनिया सोलियम है, वो क्या है, वो पैरासाइट है, ठीक है। और जैसे मलेरिया है, ठीक है ना। तो जो आपका टीनिया सोलियम है वो क्या है, पैरासाइट की तरह हमारी बॉडी में रहता है, हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स फॉर अटैचमेंट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पैरासाइट में क्या होती हैं, आपकी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता क्योंकि कंप्लीटली डाइजेस्टिव फूड हमसे ले रहे हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होती है उनकी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर उनकी लाइफ में होते ही होते हैं, जैसे लिवर फ्लूक है, इसमें स्नेल और फिश यूज़ करता है वो। मलेरिया पैरासाइट यूजेस मॉस्किटो एज अ वेक्टर, मच्छर आपको पता ही है, फीमेल एनाफिलिस के काटने से होता है, तो फीमेल एनाफिलिस वहाँ पर वेक्टर की तरह काम करती है, ठीक है। तो अब पैरासाइट किस किस तरीके से कर सकता है भैया, सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। इससे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, ठीक है।
तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पैरासाइट है वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा सामने वाले को, ठीक है। एक्टोपैरासाइट का मतलब हो गया जो आपकी एक्सटर्नल सरफेस पर रहता है होस्ट की, ठीक है ना, जैसे कि जू वगैरह होती है, डॉग्स में टिक्स रहते हैं, तो ये सब चीज़ें। अब आ जाता है आपका कमेंसलिज्म, ठीक है। अब कमेंसलिज्म की अगर मैं बात करूं तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिट। मतलब एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना फायदा ना कोई नुकसान, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है इन्होंने इसमें, जो देखो फिश, देखो फिश के ऊपर छोटी छोटी फिश और लगी हुई है ना, तो ये क्या करती हैं आपकी, यहाँ पे ग्रो करती हैं, ठीक है, लेकिन उससे उस फिश को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। हाँ ये बार्नेकल्स, ठीक है, इसकी हमने बात करी। ये है आपका बार्नेकल्स एंड वेल। तो बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल, ठीक है। अब ये तो बेनिफिट हो जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, वेल की स्किन से चिपक जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं वो, उनको न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाते हैं वाटर से, ठीक है, जब भी वेल स्विम करती है तब। लेकिन इससे वेल पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। वैसे ऑर्किड एंड मैंगो का है, ठीक है, मैंगो ट्री का, इसमें ये करता है ऑर्किड ग्रो करता है मैंगो की ब्रांच पे, ठीक है। अब ऑर्किड को तो फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, उसको फिजिकल सपोर्ट वगैरह मिल जाता है मैंगो ट्री से, लेकिन मैंगो ट्री पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ना उसको कोई फ़ायदा होता है ना उसको कोई नुकसान होता है, ठीक है। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जो एग्रेट है वो क्या करती है, बेनिफिट हो जाती है, उसको फ़ायदा हो जाता है, कैचिंग इंसेक्ट स्टरिंग अप एंड फ्लश्ड आउट बाय द कैटल एज द। अब ये जो कैटल है ये क्या करेगा, ग्रेजिंग करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो घास खाएगा तो घास के नीचे जो कीड़े हैं, जो छोटे जो कीड़े मकोड़े रह रहे हैं वो इन बर्ड्स को दिख जाते हैं, ठीक है, जिससे ये करते हैं इनको आसानी होती है उन कीड़ों को पकड़ने में, ठीक है। तो अब ये इस कैटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो कैटल को कोई ना तो बेनिफिट है ना नुकसान है, लेकिन इन बर्ड्स को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, ठीक है। सी एनिमल एंड क्लाउन फिश, ये भी है आपका। तो इसमें क्या होता है, क्लाउन फिश छोटी छोटी से फिश रहती है, तो ये क्या कर देती है, जब प्रेडेटर इनको महसूस होता है, खतरा जब महसूस होता है, तो ये क्या चली जाती है, सी एनिमल के पास चली जाती है। उसके पास क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब जो आपकी क्लाउन फिश होती है उससे तो सी एनिमल को कोई फायदा नहीं होता, बट क्लाउन फिश को सी एनिमल के होने से फायदा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। वो क्या कर देता है, उसको प्रोटेक्शन दे देता है प्रेडेटर्स के खिलाफ, ठीक है, प्रेडेटर्स के अगेंस्ट क्या दे देता है, उसको प्रोटेक्शन दे देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म में। तो म्यूचुअलिज्म में क्या है भाई, दोनों को ही फायदा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर ग्रोइंग एंड सर्वाइवल, इट इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ठीक है। जिसमें पहला एग्जांपल है आपका लाइकेन का, ठीक है। तो लाइकेन में हम जानते हैं भैया म्यूचुअल रिलेशनशिप है, फंगस और एल्गी दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। फंगस को क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, एल्गी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, फूड वगैरह दे देती है इसको। वहीं सेम एल्गी को जगह चाहिए होती है तो ये शेल्टर प्रोवाइड करा देती है फंगस इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। माइकोरिजा है, इसमें भी क्या है, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो इसमें भी क्या करता है ये भाई, हायर प्लांट्स की जो रूट होती है वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देता है, जिससे जो रूट होती है उस पर ये कवरिंग बना लेता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये प्लांट को बेनिफिट करता है, ठीक है ना। प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे प्लांट और एनिमल आपस में कैसे म्यूचुअलिज्म करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये सब में नहीं होता, कुछ कुछ होता है, स्पेसिफिक प्लांट होते हैं, ठीक है। अब एक तो एक जनरल हो गया कि भाई जो एनिमल है वो हेल्प करता है, यानी कि जैसे इंसेक्ट हैं या बर्ड्स हैं वो हेल्प करती हैं पॉलिनेट करवाने में, ठीक है, तो ये तो है ही है, ठीक है। अब एक चीज़ हो जाता है आपका ये वैस्प का, अंजीर का आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक है, ये तो उसका है। हाँ देखो ये फिग ट्री एंड वेस्प, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जो फिग ट्री होती है ना, अंजीर आप खाते हैं, फिग ट्री, फिग वगैरह लेते हैं आप, जो उसमें क्या होता है, जो वेस्प होती है वो क्या कर देती है, अपने अंडे उसमें डाल देती है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो फिग है यानी कि जो फ्रूट है उसके सीड्स को खाते हैं, ठीक है, और वो क्या कर देती है, और उसके साथ में पॉलिनेशन भी करती है, ठीक है, वो जब अपने अंडे उसके अंदर एग लेइंग कर रही होती है, ठीक है ना।
ठीक है, उससे क्या होता है, फिग के जो फिग है वो उसको पॉलिनेट भी कर देती है। ठीक है ना, तो उससे क्या हो गया, दोनों को फायदा मिल गया है कि जो फिग है वो जो डेवलपिंग वेस्प होते हैं उनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, अपने सीड के थ्रू। ठीक है, और साथ में जो फीमेल वेस्प है वो पॉलिनेट भी कर देती है। ठीक है, और सेम ऐसी चीज़ हो जाती है आपके ऑर्किड एंड पॉलिनेटर्स में। इसमें भी एक यही चीज़ होती है कि इसमें जो बी होती है जैसे ना, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्किड है वो ऐसा लगता है देखने में कि फीमेल बी की तरह लगता है जो उसका ऑर्किड है वो। ठीक है, ऑर्किड का फ्लावर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे फीमेल बी है, तो उसमें जो ये आपका मेल बी है वो उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसके पास जाता है। ठीक है, और वो फिर क्या करता है, पॉलिनेशन में रोल कर प्ले करता है। अब जैसे ही वो फ्लावर पे बैठेगा तो उसके पॉलन ग्रेन उस पर स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा, कहीं और जाएगा तो पॉलिनेट भी कर देगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट्स मेंटेन करता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इस चैप्टर में यही सब चीज़ें थी, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो तो हट चुका है। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।